आइए आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पहले भाग का पहला कोई चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 1। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किसी न किसी रूप में विलयन में ही घटित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि विलयन का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा महत्व है, इसलिए विलयन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी पुस्तक के हिसाब से हम लोग विलयन का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। कहने का मतलब है कि मानव जीवन में अगर हम लोग सामान्य जीवन की बात करें तो बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जो शुद्ध अवस्था में हों। अधिकांशतः ये 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल जिंक व निकिल का मिश्रण होता है। जो पीतल होता है हमारे पास, ये जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। इसके गुण जर्मन सिल्वर जो कि कॉपर जिंक व निकिल का मिश्रण है, अथवा कांसे जो कि तांबे एवं टिन का मिश्रण है, से अलग होते हैं। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर जिंक और निकिल होता है। कांसे यानी टिन में क्या होता है, कांसे में तांबा व टिन का मिश्रण होता है। तो ये ध्यान देना है कि किसमें कौन सा मिश्रण होता है। पूछा जा सकता है कि पीतल किससे किससे मिलकर बना है, जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलकर बना है, कांसा किससे किससे मिलकर बना है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 पार्ट पर मिलियन मात्रा दंत संरक्षण को रोकती है, बहुत दंत क्षरण को रोकती है। तो कह रहा है कि फ्लोराइड का हमारे जीवन में बड़ा अच्छा महत्व है। अगर हमारे पानी में 1 पार्ट पर मिलियन मात्रा पानी में मिली हो अगर फ्लोराइड की, तो हमारे दांत के क्षरण को रोकती है, यानी दांत खराब होने से बचाती है। जबकि इसकी 1.5 पार्ट्स पर मिलियन मात्रा दांतों के कर्बुरित यानी पीलापन होने का कारण होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी कम मात्रा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जबकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। और कह रहा है तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है कि सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती हैं, इत्यादि कुछ उदाहरण। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में एक निश्चित सांद्रता है पदार्थों की, उसी सांद्रता के हिसाब पर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर उससे कम ज़्यादा सांद्रता है, कम है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक है। जैसे कि फ्लोराइड की 1 पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता अगर पानी में है तो हमारे दांतों को सुरक्षित रखती है, जबकि अगर उसकी मात्रा पानी में 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए और उस पानी का हम लोग इस्तेमाल करें तो हमारे दांतों में पीलापन होने का कारण बन जाती है। फ्लोराइड आयनों की अगर अधिक सांद्रता पानी में हो जाए तो वो जहरीली हो सकती है। उदाहरण द्वारा समझा रहा है कि सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतःशिरा इंजेक्शन यानी इंट्रावीनस जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, धमनी और शिरा हमारे शरीर में 2 नलिकाएं होती हैं,
धमनी यानी जिनको आर्टरी कहते हैं अंग्रेजी में, खून को हृदय तक ले जाती हैं, शरीर से खून को हृदय से शरीर में ले जाती हैं, और शरीर से खून को हृदय की ओर लाने वाली नलिकाओं को शिरा कहते हैं। तो उसी अंतःशिला मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन जो दिए जाते हैं उनमें साल्ट का जल में एक निश्चित अनुपात रखा जाता है जो हमारे शरीर में नुकसान लायक ना हो। तो ये सब उदाहरण है जो हमको ये बताते हैं कि विलयन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक पर भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए इंग्लिश वाली बुक में कह रहा है कि जो ब्रास होता है कापर और जिंक का मिक्सचर होता है, जर्मन सिल्वर हमारा कापर जिंक और निकिल का मिक्सचर होता है, और जिसको कांसा यानी अंग्रेजी में ब्रांज कहते हैं वो मिक्सर होता है हमारा कापर और टिन का। तो इन बातों को ध्यान देना है। ये देखिए इंट्रावीनस इंजेक्शन कह रहा है, अंतःशिरा इंजेक्शन यानी शिराओं के अंदर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब इंट्रावीनस। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इस एकक यानी इस अध्याय में हम मुख्यतः द्रवीय विलयनों तथा उनको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुणों जैसे वाष्प दाब व अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर, अणु संख्य गुणधर्म मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे और फिर द्रव विलयनों यानी जो लिक्विड सॉल्यूशन है में उपस्थित सॉल्यूट यानी विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। अब देखिए आगे हमारे पास आ रहा है कि विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो ध्यान दीजिए बात को कि मिश्रण का ही एक भाग होता है विलयन। तो जब वो मिश्रण समांगी होता है यानी होमोजीनियस होता है तो होमोजीनियस मिश्रण को ही हम विलयन कह देते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। ये विलयन की हमारी परिभाषा हो गई। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इनका संगठन व गुण एक समान होते हैं। तो जो होमोजीनस शब्द कह रहा है, होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब हर जगह, यानी एक गिलास अगर हम शरबत ले लें तो उसमें जो पानी में चीनी है वो चाहे ऊपर से एक चम्मच निकालें चाहे नीचे से एक चम्मच विलयन निकालें, सब जगह मिठास बराबर होगी। तो इसी को होमोजीनस कहते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं वो विलायक कहलाता है। ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो अधिक मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? विलायक यानी सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है कि जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? विलेय या सॉल्यूट। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान है। ध्यान दीजिए, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। जैसे पानी में हम चीनी मिलाते हैं तो पानी जैसा ही विलयन बनता है क्योंकि पानी विलायक है। तो भौतिक अवस्था पानी जैसी है तो विलायक पानी है। तो वही कह रहा है कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। इसको ध्यान देना है कि विलयन में जो ज़्यादा है उसको हम विलायक यानी सॉल्वेंट बोलते हैं, और दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है, जो भी अवयव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट या विलेय। इस एकक में यानी इस चैप्टर में हम केवल द्विअंगी विलयनों जिनमें दो अवयवों का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी हम विलयन पढ़ेंगे उसमें एक ही सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट तो एक ही होगा और सॉल्यूट भी एक ही होगा।
उसी का केवल पूरे चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में हो सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण सारणी 1.1 में दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम विलयन का अध्ययन करेंगे उस विलयन में एक खूबी ये हो सकती है कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव यानी जो भी कंपोनेंट है विलयन का वो ठोस, द्रव या गैस में से कोई भी अवस्था में हो सकता है। सारणी 1.1 में ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दी गई है। टेबल में देखिए बता रहा है जैसे गैसीय विलयन है हमारे पास, यानी गैसीय सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, यानी विलेय भी गैस है, विलायक भी गैस है। सामान्य उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, दोनों गैसें हैं तो इसलिए गैसीय विलयन हो गया। द्रव और गैस में क्या है? विलेय अगर द्रव है यानी सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है तो इसका उदाहरण क्या है? क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो जो विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन होगा। और क्या है? विलेय अगर हमारा सॉलिड है, विलायक हमारा गैस है तो उसका उदाहरण क्या है? कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जो विलायक है हमारा सॉल्वेंट है, भौतिक अवस्था उसी की मेंटेन रहती है। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, जो अवस्थाएं हमें आँख से दिखाई देती हैं तो इन्हीं को भौतिक अवस्था कहते हैं। तो देखिए विलायक हमारा गैस है तो तीनों उदाहरणों में विलायक गैस ही है, केवल विलेय बदला है, या तो गैस है या तो द्रव है या तो ठोस। विलायक यानी सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल सॉल्यूट ही चेंज हुआ है, तो इसको ध्यान देना। अगला है हमारा द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट में देखिए जो सॉल्वेंट है लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्वेंट है हमारा वो देखिए सब में लिक्विड ही है, तीनों में द्रव द्रव द्रव, केवल विलेय बदला है। अगर गैस है द्रव में तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन उदाहरण हो जाएगा, अगर द्रव है सॉल्यूट तो जल में घुली हुई इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल मतलब शराब। और ठोस है अगर सॉल्यूट तो द्रव में घुली हुई, विलायक द्रव है तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी शरबत कह सकते हैं। ठोस विलयन, अब ठोस विलयन में देखिए क्या है? जो विलायक है हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड रहेगा यानी ठोस रहेगा, तीनों अवस्थाओं में देखिए ठोस है। विलेय हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो अगर गैस है विलेय और विलायक ठोस है तो उसका उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन यानी पैलेडियम में सॉल्यूशन। और द्रव है अगर हमारा सॉल्यूट और लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी जो हमारा पारा है Hg उसका सोडियम के साथ जो अमलगनाइजेशन किया जाता है, आगे हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा उदाहरण। अगर ठोस है सॉल्यूट और ठोस है सॉल्वेंट यानी विलायक तो तांबे का सोने में विलयन, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विलायक जो है अपनी ही अवस्था में केवल विलेय की अवस्थाएं बदल रही हैं, उसी आधार पर हम लोग विलयन को कहते हैं। अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो विलयन गैसीय होगा, विलायक द्रव अवस्था में है तो विलयन द्रव होगा, विलायक ठोस अवस्था में है तो विलयन ठोस होगा। विलायक की अवस्था पर निर्भर करेगा कि विलयन कैसा है। अब अगला हमारा हेडिंग है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो इसको अंग्रेजी में देखते हैं कि अंग्रेजी में आखिर हम इसको क्या बोलेंगे। तो इंग्लिश में हमने इसको बोलेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना यानी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी विलयन का संगठन यानी उसमें कंपोनेंट जो हैं
उनकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन के आधार पर किसी विलयन का संगठन हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो किसी विलयन के संगठन यानी कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या है, उसको हम उसकी सांद्रता से व्यक्त करेंगे। जैसे कह रहा है कि सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि कंसंट्रेशन को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, या तो मात्रा के आधार पर या उसकी गुणात्मकता के आधार पर, यानी क्वालिटी के आधार पर या क्वांटिटी के आधार पर। ध्यान दीजिए, उदाहरणार्थ गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलेय की अपेक्षा बहुत कम मात्रा। तो कहने का मतलब है कि गुण, अगर गुण की बात करें तो हम ये कहेंगे कि विलयन तनु है, यानी बहुत डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट का मतलब कि उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत ही कम है तो डाइल्यूट कहेंगे। एंड यह सांद्र है, अगर इसको कंसंट्रेट कहेंगे यानी सांद्र कहेंगे तो क्या कहेंगे, अर्थात विलेय की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा है, यानी सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट यानी विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। परंतु वास्तविकता में हम इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। तो इस तरह के जब वर्णन करते हैं तो बहुत भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है, भ्रम ये होता है कि किसको हम तनु कहें, किसको सांद्र कहें, कोई मात्रा तो लिखी नहीं, कम है तो कह देते हैं डाइल्यूट है, ज़्यादा है तो कह देते हैं कंसंट्रेट है यानी सांद्र है। तो कहने का मतलब तुलना ही करना पड़ेगा। जब दो विलयन हमारे पास रखे होंगे तो किसी एक में विलेय की मात्रा कम होगी यानी सॉल्यूट कम होगा तो कहेंगे ये तनु है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो कहेंगे सांद्र होगा। अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती। तो देखिए, गुणात्मक रूप में वर्णन करने में भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए मात्रात्मक वर्णन करने की जरूरत पड़ती है कि कितनी मात्रा है, तब हम उसको लिक्विड कहें, डाइल्यूट कहेंगे, कब कंसंट्रेट कहेंगे, तो उस हिसाब पे। तो विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो मात्रा को हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पहले हम जो है इसको वो करेंगे, यानी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको देखते हैं। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत के में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो विलयनों के जो अवयव हैं यानी उनके जो भाग हैं उनको द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलायक और विलेय को हम तौल करके लेंगे और तौल करके लेंगे, फिर 100 ग्राम से उसकी तुलना करेंगे। तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो कहने का मतलब है कि विलयन का पूरा द्रव्यमान तौल लेंगे और विलयन में जो अलग अलग प्रकार के अवयव हैं उनको टोटल तौल लेंगे। तो अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। चूँकि प्रतिशत में लिखना, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में, तो 100 का गुणा कर दिया प्रतिशत के लिए। अब उदाहरणार्थ, जैसे उदाहरण हम देखें तो यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज का अगर एक विलयन है और उसमें कहें कि जल में 10 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के रूप में 10 ग्राम ग्लूकोज है अगर पानी में, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम पानी है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम उसमें पानी है। तो कुल विलयन हमें 100 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। 10 ग्राम ग्लूकोज ये हमारा विलेय हो जाएगा, क्योंकि कम वाले को विलेय यानी
सॉल्यूट बोलते हैं, ज़्यादा वाले को विलायक यानी सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसे विलयन यानी सॉल्यूशन बोलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है। उदाहरणार्थ व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करने में सांद्रता का उपयोग सामान्यतः उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका उदाहरण भी दे दिया गया है। यह हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है, बस इतना ही काफ़ी है। अब आगे देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग व्यक्त कर दिए, अब आयतन प्रतिशत व्यक्त करेंगे। ये W/W था यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, अब आयतन बटे आयतन। कहने का मतलब सॉल्यूट का भी आयतन लेंगे, सॉल्वेंट का भी आयतन लेंगे, यानी जो हमारे पास विलेय है उसको भी आयतन में लेंगे और विलायक है उसको भी आयतन में लेंगे। तो आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अवयव का आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज। तो अवयव का प्रतिशत आयतन क्या हो जाएगा? अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन, कुल वाला नीचे ही रहेगा, इसको ध्यान देना है। तो अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अब फिर उसी तरह से देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि उदाहरणार्थ इथेनॉल का, इथेनॉल मतलब एल्कोहल यानी C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। तो इथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml इथेनॉल को इतने जल में इतना घोलने की विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। तो 10% इथेनॉल विलयन का जल में विलयन का मतलब है कि 10% इथेनॉल को इस प्रकार से हमें घोलना है कि पूरा विलयन 100 ml हो जाए। द्रवीय विलयनों को सामान्यतः इस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। जो द्रवीय विलयन है उनको सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम रेशियो में। उदाहरणार्थ जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी यानी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन या -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी पूछी जाती है कि जो एथिलीन एल्कोहल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका 35% विलयन जो है वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी यानी बर्फ भी नहीं जमेगी और टेम्परेचर घट जाएगा, जल के हिमांक को 255.4 केल्विन या यूं कहें -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो इंजनों में उपयोग किया जाता है कि इंजन गर्म ना होने पाए, टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, लेकिन तब भी बर्फ नहीं जमती, हिमरोधी, क्योंकि बर्फ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगती है ना। तो इसलिए इसका उपयोग इंजनों को ठंडा करने में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ इस तरह उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला हमारे पास आ जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को ध्यान देना है। एक अन्य इकाई मात्रक जो औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है वो है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फार्मेसी में, जहाँ पर विलयनों का जहाँ पर 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान होता है। तो इसका उपयोग औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः किया जाता है। अब देखिए आगे आता है जो हमारा चौथे नंबर पर, वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm कहते हैं। पीछे आया था तो हमने आपको बताया नहीं था इसलिए, क्योंकि हमें पता था कि आगे आएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी सॉल्यूट बहुत ही कम हो,
तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में व्यक्त करने का उपयुक्त रहता है व्यक्त करना। अब देखिए 10 की घात 6 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में जब व्यक्त करते हैं तो उसे पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो ppm इसको बोलते हैं छोटी भाषा में। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होगी? अवयवों के भागों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए अभी तक द्रव्यमान आता था, अब इसमें संख्या आ गई है। इस बात को ध्यान देना है कि अवयवों के कुल भागों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। पहले अवयव के भागों की संख्या है, फिर विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। पहले किसी अवयव का मतलब एक कंपोनेंट लिया जाएगा और नीचे विलयन के सब कंपोनेंट लिए जाएंगे और 10 का गुणे 10 की घात 6 कर दिया जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कह रहा है कि प्रतिशत की भांति, जैसे प्रतिशत होता है वैसे ppm होता है। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते थे, ppm के लिए 10 की घात 6 का गुणा कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। तो वही कह रहा है कि प्रतिशत की भांति ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे प्रतिशत में व्यक्त किया था वैसे इसमें कर देंगे, बस 100 की जगह 10 की घात 6 का गुणा हो जाएगा, कोई अंतर पड़ना नहीं। 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल में, देखिए 1 लीटर 1000 ग्राम के लगभग बराबर होता है, लेकिन 1 लीटर को 1000 ग्राम नहीं लिख सकते, वैसे होता कितना है 1030, लेकिन सामान्यतः हम लिख सकते हैं, अंतर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 गुणे 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन यानी O2 घुली होती है। इतनी कम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10 की घात 6 ग्राम समुद्री जल यानी 5.8 पार्ट्स पर मिलियन से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम ppm में भी व्यक्त कर सकते हैं। जब जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः माइक्रोग्राम पर ml या पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। जो प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में, जल में अथवा वायुमंडल में यानी पानी में जो हमारे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनको माइक्रोग्राम पर मिलियन पर ml या पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। तो इस बात को ध्यान देना। अब आगे हमारा आ जाता है मोल अंश। मोल अंश, इसको अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल प्रभाज को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में इसी चीज को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। प्रभाज मतलब भाग उसका। तो मोल अंश को देखते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो विलयन है यानी सॉल्यूशन है उसमें जो भाग हैं विलयन के उनको मोल के रूप में व्यक्त करना है। एक एक अंश को, प्रत्येक भाग को अंश कह रहा है। तो ये कह रहा है कि यक्ष को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं और यक्ष के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयवों को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। तो यक्ष के रूप में हम लोग मोल को व्यक्त करेंगे और जो संख्या लिखी जाएगी उसके भाग को व्यक्त करेगी, यानी कौन कौन से अवयव हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि अवयव का मोल अंश, तो अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो जिसका हमको मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, अपान नीचे कुल मोलों की संख्या लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझा रहा है कि कोई द्विअंगी विलयन है, यानी उसमें दो भाग हैं, एक ए भाग है एक बी भाग है, और उनमें मोलों की संख्या ए में यानी ए है और बी में यानी बी है। तो अगर हमको ए का मोल अंश निकालना हो
तो मोनो की संख्या एक ही ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल रखेंगे नीचे कुल, तो कुल 2 ही हैं, तो n+nb हो गया। अगर b का निकालना होता तो ऊपर b का लिखते nb और नीचे कुल यानी n+nb लिखते, तो नीचे n+nb ही रहता, ऊपर a और b बदल जाते जिसका भी निकालना है। तो ये मोल अंश a के लिए हो जाएगा, a का मतलब a के लिए मोल अंश Na/Na+nb। i अवयवों वाले विलयन में अगर i अवयव हो यानी i कंपोनेंट हो विलयन में तो कैसे निकालेंगे, xi = Ni/n 1 2 3 से लेकर के ni तक, तो ये हो जाएगा Ni/n t का मतलब टोटल। तो ये चीजें हमको जब क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो ऊपर जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या जो विलयन में है। यह दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के यानी सभी टुकड़ों के मोलों की संख्या का योग 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मोल हैं उनको सबको अगर जोड़ा जाए तो उनके संख्या कितनी आती है, 1 आती है। मतलब x1 + x2 + x3 जितने भी हो प्लस xi यानी टोटल कितने हैं, तो ये आ जाएगा 1। तो कुल मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए मोल अंश इकाई विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है, जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी है। तो मोल अंश या मोल अंश इकाई जो है विलयनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है। तो भौतिक गुणों का अगर संबंध हमें दर्शाना है तो मोल अंश उसके लिए बहुत उपयोगी है, जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में तथा इनका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी होता है। तो इस बात को ध्यान देना। अब आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।